ज़रूर आ रही है, लेकिन चलिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं राजेश अग्रवाल ओम कैपिटल से। गुड आफ्टरनून राजेश जी। बाजार तो थोड़ा सुस्त लग रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स देखा जाए तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज़्यादा आ रहा है। सीमेंट स्पेस ऐसा है जो मेरे नज़र में आया है, एंड ऑफ कोर्स स्टॉक्स जैसे कि एसीसी हुए, यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर भी आ रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखें तो मानसून सीज़न आया है और एक प्राइसिंग पावर को लेके भी जो एक सवाल उठता है सीमेंट कंपनीज का, खास करके मानसून सीज़न में, वो थोड़ी वीक रहती है। पेटको कोल प्राइसेस भी है, चैनल चेक सजेस्ट करे कि थोड़ी गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन अभी लगता है कि सीमेंट कंपनीज में अभी थोड़ी एनर्जी बाकी है, या ये जो महीना है सीमेंट कंपनीज के लिए ट्रेडिशनली थोड़ा वीक भी रहता है। तो इस पर क्या व्यू रहेगी, और अगर कुछ अच्छा कंपनी है सीमेंट का तो वो भी बताएं। गुड आफ्टरनून शरद जी, अभिषेक जी, मानसी जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण हैं, सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि सीमेंट एज ए पैक अगर आप देखो तो मानसून में थोड़ा सा दबाव में रहता है। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं मानसून की वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थोड़ी सी धीमी हो जाती है, ऑफटेक धीमा हो जाता है। इस वजह से ये मान के चलते हैं कि इस तिमाही के नतीजे में दबाव रहेगा। लेकिन थोड़ा सा नजरिया को बड़ा करें, 3-4 क्वार्टर्स को लें, तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक्साइटिंग पैक है। क्योंकि एक तो आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो जोर है सरकार का, फिर वो चाहे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारे पे अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है। वहाँ पर अच्छे खासे काम चल रहे हैं। दूसरे प्राइवेट केपेक्स भी धीमे-धीमे आगे बढ़ रहा है। रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है। कुछ प्रोजेक्ट्स डीएलएफ वगैरह के हमने देखे कि प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हाथों-हाथ बिक रहे हैं। तो रियल एस्टेट बूम पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम पे है, ऐसे में सीमेंट परफ़ॉर्म नहीं करे, ये थोड़ा माने मुश्किल है, क्योंकि सीमेंट को परफ़ॉर्म करना ही है। अब ये मानसून का महीना दिक्कत की बात है, ले सही है, लेकिन यहाँ पे जो गिरावट आती है, लंबी अवधि के निवेशकों को एक खरीदारी का मौका देती है, क्योंकि आगे जाके नंबर्स अच्छे आएँगे, प्राइसिंग पावर आगे जाके बेहतर होगा, और जो कॉस्ट के फैक्टर है, चाहे वो कोक के प्राइसेस हों या दूसरे हों, वहाँ भी थोड़ा-सा रुझान नरमी का ही देखा गया है। तो ऑल इन ऑल कहा जाए, तो मुझे लगता है कि सीमेंट एज़ अ पैक मध्यम से लंबी अवधि के लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। लार्ज कैप की बात की जाए, तो मैं समझता हूँ अल्ट्राटेक के साथ ही जाना चाहिए। कैपेसिटी में सबसे बड़ी है, जिस तरीके के एक्सपेंशन प्लान है कंपनी के और ऑफटेक्स वगैरह हैं, इवन जो डीलर नेटवर्क इनका है वो काबिल-ए-तारीफ़ है। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है ये स्टॉक कम से कम आपको 10 से 12% की रिटर्न आने वाले 2-3 क्वार्टर में दे सकता है। मिड कैप की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे 2-3 पसंद है। पहला तो बिरला कॉर्प का रहेगा, जहाँ बहुत अच्छे नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। उनका भी एक्सपेंशन पूरा हो गया है और खपत अच्छी बनी हुई है। दूसरे अगर बात की जाए तो मुझे लगता है मंगलम सीमेंट एक कंपनी है जहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे 2-3 कंपनियाँ हैं जहाँ पर हम बुलिश हैं सीमेंट पैक पे। बिल्कुल, यहाँ पे ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट टेक अल्ट्राटेक सीमेंट टॉपिक रहेगी राजेश जी की, लेकिन यहाँ पे आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे जैसे ही ऑटो बिक्री के आंकड़े हमारे पास आए। लेकिन साथ साथ राजेश जी, गुड आफ्टरनून टू यू। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सरकारी बैंक का खेमा आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है बाजार में, जहां हम देख रहे हैं काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स हैं। कुछ तमाम बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ही हैं जो कि मार्केट को इस वक्त संभालने का काम उम्दा तरीके से कर रहे हैं। आपकी राय क्या होगी? देखिए, हम बहुत बुलिश हैं। हमने पहले भी आपके साथ जो भी चर्चाएँ हुई हैं उसमें कई बार कहा है कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस बहुत लुक्रेटिव लग रहा है। कारण है कि एक तो प्राइस सभी की बैलेंस शीट्स क्लीन हो गई हैं, जो भी दिक्कतें एनपीए वगैरह को लेके थी वो खत्म हो चुकी है। दूसरे अगर आप देखो तो क्रेडिट ऑफ्टोक का बढ़ना अब जस्ट मैच वक़्त की बात है। तीसरे आरबीआई ने जो कदम उठाए, 2 बार रेट कट किए, लिक्विडिटी बढ़ाई, वो इन लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव होती है, क्योंकि मैक्सिमम पीएसयू बैंक्स के पास बॉन्ड पोर्टफोलियो बड़े होते हैं और वो बॉन्ड पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन के कारण से जो रेट कट्स आए हैं वहाँ बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें कोई पर्टिकुलर बैंक को चुनना हो तो मैं समझता हूँ लार्ज कैप में स्टेट बैंक का ही एक बड़ा नाम उभर कर आता है, क्योंकि लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक कही जा सकती है और सारे पायदान पे खरी उतरती है। लेकिन अगर मिड कैप या स्मॉल कैप की बात की जाए तो मैं समझता हूँ नज़र रखनी चाहिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे। अगर आप देखो तो पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है।
फिर वो चाहे एडवांसेस का हो, डिपॉजिट्स का हो, एनआईएम्स का हो, एसेट क्वालिटी का हो, सारे पायदान पर खरी उतरती है। पिछले दिनों उन्होंने कुछ क्यूआईपी करके भी पैसे उठाए थे अपने रेशियोज ठीक करने के लिए, और अब ऐसा भी लग रहा है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 75% से नीचे करने के लिए हो सकता है कि दोबारा से कुछ डाइल्यूशन हो। और सबसे अच्छी बात है कि वीकेंड पे ऐसी न्यूज़ आई कि शायद मीडिया के हवाले से मैंने देखा था कि एफएम साहिबा ने ऐसे कहा है कि जितने भी सरकारी बैंक है उन्हें अपनी सब्सिडियरीज को लिस्ट करा करके मोनेटाइज करना चाहिए। तो वो भी एक प्रभाव पड़ा हुआ है आज के बाजार में, जो पीएसयू बैंक्स में हलचल दिख रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया हो और किसी को निवेश करना हो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र छोटे स्टॉक में बहुत अच्छा पड़ता है। कम से कम 70 रुपए के टारगेट यहाँ मान के हम आने वाले 1 साल में चल सकते हैं। सरकारी बैंकों में मोमेंटम है और अगर आपको चुनना है तो एक शेयर बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो सकता है 70 रुपए के, यहाँ से भी एफएनओ के आंकड़ों के चलते। थोड़ी देर पहले बैंकिंग की बातचीत चल रही थी, एक और बैंक को जरा सामने लेकर आएंगे और वो है आईडीबीआई बैंक। ये जो शेयर है हम देख रहे हैं कि 3-3.5% के आसपास की तेजी है और 11 महीने के हाईस पर ये पहुंच गया है और खबरें ये आ रही हैं कि अब जल्द ही इसके निजीकरण को लेकर बोलियां मंगाई जाएंगी। सरकार और एलआईसी इसके लिए फाइनेंशियल बिड्स मंगाएंगे, ऐसी खबरें चल रही हैं मीडिया में। आईडीबीआई बैंक, इसको लेकर व्यू राजेश जी आपसे ही चाहिए। आप कैसे देखते हैं? काफ़ी लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही है, बातचीत चल रही है, शेयर भाव में हाल फिलहाल हम उछाल देख रहे हैं, पिछले 6-7 सत्र से लगातार ये शेयर चल रहा है। आपको लगता है कि अब जो कुछ होना है अब बहुत दूर नहीं है और आईडीबीआई बैंक एक प्राइवेट बैंक होने के लिए तैयार है? देखिए, कहना मुहाल है, क्योंकि ये जो खबरें हैं निजीकरण की, एलआईसी अपना स्टेक निकालेगी, ये पहले भी कई बार हम सुन चुके हैं। तो जब तक कोई अच्छी बोलियां नहीं आएंगी तब तक मुझे लगता है कि ये मामला थोड़ा-सा उलझता ही रहेगा। हो सकता है हो जाए, बट मैं बहुत बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हूँ इस खबर को लेकर के। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात है, मुझे लगता है कि 100-110 के बीच में जो ऑप्टिमम वैल्यूएशन हो गए, अब ये कॉर्पोरेट एक्शन होगा तभी यहाँ से कोई बड़ा अपसाइड होगा। तो नई खरीदारी की इस वक्त सलाह नहीं रहेगी और देखते हैं किस तरीके से खबरों का सिलसिला चलता है। अगर निजीकरण होता है तो हो सकता है कि समीकरण बदल जाए, लेकिन इस वक्त जो वैल्यूएशन पे है वहाँ पे नई खरीदारी की इस वक्त हम कोई सलाह इसमें नहीं दे रहे हैं। जब होंगी चीज़ें तो देखा जाएगा, फिर से आपको गाइड करेंगे, समीक्षा करेंगे खबर की, शेयर की। लेकिन फिलहाल वैल्यूएशन से इजाज़त नहीं देते हैं कि आप इस लेवल पर जाकर एंट्री करें, क्योंकि हमने मतलब 100 के ऊपर के भाव काफ़ी लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं और वहाँ पर टेक्निक बाकी शेयरों में थोड़ी थोड़ी नरमी भी दिख रही है। राजेश जी, किस तरह से आप देख रहे हैं इस खबर को? अगर हम ओएमसीज की बात करें तो हाल फिलहाल क्रूड एक ट्रिगर बना था, क्रूड नीचे आया, तो इन शेयरों ने दौड़ लगाई थी, फिर तेजी थोड़ी सी थम सी गई। आप क्या सलाह देंगे इनमें? देखिए, इसमें लंबी अवधि का कोई निवेशक हो तो बने रहने की सलाह है, गिरावट में खरीदारी की सलाह है, क्योंकि अगर आप देखो तो फिर वो चाहे एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी कोई भी हो, कंपनी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड करती है। दूसरे अगर आप देखें तो डिविडेंड अच्छा देती है। तीसरे, जैसे अभी आपका सहयोगी बता रहे थे कि नुकसान की भरपाई हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्रूड में नरमी, क्रूड को अगर आप देखें तो पिछले कई महीनों से $60-70 के बीच में ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही फायदेमंद है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। बीच में जो इजराइल वाली लड़ाई चालू हुई थी उस समय थोड़ा सा स्पाइक अप हुआ था, लेकिन वापस से कूल डाउन हुआ है। और ओपेक प्लस की जो मीट पिछले महीने हुई थी उसमें क्लियरली कहा गया था कि जुलाई में 4,11,000 बैरल के आसपास पर डे वो प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। तो इससे ये भी सीधे सीधे लगता है कि कोई बहुत बड़ा स्पाइक नहीं आने वाला, अनलेस अनटिल की जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो बद से बदतर ना हो जाए। तो उस लिहाज से ये बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है सरकार जो कभी-कभार जब क्रूड बहुत नीचे चल जाता है तो विंडफॉल टैक्स वगैरह लगा देती है, तो वहाँ से जो इनको एक्स्ट्रा कमाई होने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। तो वो ऑलवेज एक दिक्कत खड़ी रहेगी कि कब वो लग जाएगा आपको पता नहीं है। तो अगर उसको दरकिनार करा जाए तो वैल्यूएशन के लिहाज से, डिविडेंड के हिसाब से मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए आईओसी और बीपीसीएल ये 2 स्टॉक है जहाँ ध्यान देना चाहिए। चीज़ और एक ऑब्जर्वेशन, इनफैक्ट भले ही बाजार की सुस्ती में आज मार्केट पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा उम्मीदें मान कर या लगाकर नहीं चल रहे होंगे, क्योंकि पिछला हफ्ता इतना एक्शन पैक था,
लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये भी तो समझ सकते हैं कि ये गिरावट जो है आपको एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रही है, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते जून के महीने में ही हमने काफ़ी सारे सेशंस देखे जब वो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली फीलिंग आती हुई होगी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। इस वक्त अगर आप देखें रियल एस्टेट बकेट है, ऑटो है, मेटल है, एफएमसीजी, मेटल में लगातार शाइन्स दिखी है, ये गेंस फ्रिजल आउट होते हैं आज। कोई पर्टिकुलर फंडामेंटली सेगमेंट, सेक्टर या स्टॉक स्पेसिफिक राय आप देना चाहें जहां गिरावट में पोर्टफोलियो में एडिशंस करने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो मिड कैप में, स्मॉल कैप में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बावजूद इसके कि बहुत से स्टॉक तो अच्छे खासे बढ़ गए हैं। कुछ एक स्टॉक्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो एलआईसी के साथ ही जाना चाहूंगा। एलआईसी ने अगर आप देखें तो आईपीओ के बाद कुछ खास करके नहीं दिया, बावजूद इसके कि देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, करीब 60% से ऊपर का इनका मार्केट शेयर है। जो एयूएम है इनका पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बड़ा इनका एयूएम है और लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। चौथी तिमाही में अगर देखें तो नतीजे बहुत ही अच्छे थे, चाहे वीएनबी के पैरामीटर पर देखें, चाहे एपी के पैरामीटर पर देखें, बहुत अच्छे शानदार नतीजे थे। मेरे हिसाब से मध्यम अवधि में कोई खरीदारी करता है तो करीब करीब 1200 के टारगेट इसमें आ सकते हैं। दूसरे एक हालिया की लिस्टिंग है सीमेंस एनर्जी। अगर आप उसमें देखें तो डिकार्बोनाइजेशन में, पावर जनरेशन में, पावर इवैक्यूएशन, ग्रिड, ईपीसी, ये सारे में एक बड़ी नाम है उसमें, और क्लीन एनर्जी जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज में भी बड़ा काम कर रही है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो न केवल भारत में बल्कि साउथ अफ्रीका, भूटान, नेपाल, सारे ही देशों में उनका कारोबार फैला हुआ है। नए बिज़नेस लाइन जैसे पीएम इलेक्ट्रोलाइज़र वगैरह में जा रही है। ऑर्डर बुक करीब-करीब 15,000 करोड़ की है, जो करीब 2 टाइम्स एस्टिमेटेड रेवेन्यू की है। और मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में है ये कंपनी, और कम से कम जो इस वक़्त 2900 के आसपास के ट्रेड कर रही है, 2900 साढ़े 2900 के बीच में, ये आपको बहुत अच्छा मुनाफ़ा लंबी अवधि में दे सकती है। क्योंकि हालिया की लिस्टिंग है, 2 5-7 दिन पहले ही जो डीमर्ज हुआ था सीमेंस से, वो है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू लिया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म का व्यू एलेंबिक फार्मा में। राजेश जी, एक व्यू आपसे चाहिए एलेंबिक फार्मा के शेयर पर। लगा सुबह कि नहीं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट है, शेयर में बेहतरीन उछाल, लेकिन अब आधे ही गेंस बाकी रह गए इसमें। देखिए अभिषेक जी, मुझे लगता है कि ये गेंस भी जिनके पास आ रहे हैं उन्हें एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। क्योंकि जैसे आपकी सहयोगी अभी बता रही थी, हम भी इस बात से पूरी तरीके से सहमत थे कि 250 करोड़ का मार्केट कैप है, मार्केट शेयर है उस प्रोडक्ट का, जिसमें कई प्लेयर्स ऑलरेडी हैं। और यहाँ पर आप देखो तो मार्केट कैप ही कई गुना, 2500 गुना के आसपास बढ़ गया है। तो ये थोड़ा-सा बैठ रहा नहीं है सामंजस्य। और सबसे बड़ी बात है कि अक्सर हमने ऐसे देखा है कि खबरों के बाद एक बड़ी उछाल आती है और फिर जब फैक्ट रियलाइज़ होते हैं तो वहाँ कूल डाउन होता है। तो इस वक़्त मैं मुनाफ़ा वसूली की सलाह दूँगा। रेदर अगर कहा जाए तो फार्मा में इससे बेहतर प्लेस और भी उपलब्ध है। ख़ास कैंसर की, ऑन्कोलॉजी की बात की जाए तो मैं समझता हूँ नाटको एक ज़्यादा बेहतर प्ले है, या इवन आप बायोकॉन को देख सकते हैं। सीडीएमओ में देखें तो लॉरस एक बहुत अच्छा प्ले साबित हो सकता है। तो ऐसे कुछ एक बेहतर प्ले स्टॉक में इस पे स्पेस में है जहाँ नज़र रखी जा सकती है। ठीक है, हिट कर रहा है। राजेश जी, व्यू आप ही दीजिए इस पर, बिकॉज इस पर हम टेक्निकल चेक नहीं लेना चाहते हैं, फंडामेंटली जरा समझना चाहते हैं। नोमुरा की रिपोर्ट आई थी और नोमुरा ने ये कहा 21,000 रुपए के टारगेट दिए थे, मल्टीपल रीजंस गिनाए थे ग्रोथ के पीछे कि अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होंगी डिक्सन टेक के लिए आगे। डिक्सन टेक एक जो कंसर्न रहता है वो ये है कि हाँ वैल्यूएशंस महंगे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि होता ये कि जो ग्रो करने वाली कंपनीज हैं फिर उसमें वैल्यूएशन वाली प्रॉब्लम तो रहेगी ही रहेगी। क्या इस वैल्यूएशन पर भी लगता है कि नहीं भाव जस्टिफाइड है और यहां से और तेजी की उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, मैं उस खेमे में हूँ जहाँ मुझे ये वैल्यूएशन बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड नज़र आती है। 3 डिजिट की पीई में मैं किसी भी तरीके से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ कि डिक्सन में निवेश करना चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि शानदार कंपनी है, अच्छी प्रोडक्ट है, ऑर्डर बुक अच्छे है, नए-नए उत्पाद में जा रहे हैं, गवर्नमेंट का भी नज़रिया, पीएलआई वगैरह का भी फ़ायदा है, ईएमएस अच्छा चल रहा है। बट फिर वैल्यूएशन वाली बात जहाँ आती है, वहाँ मैं इसमें अवॉइड की ही सलाह दूँगा। बिल्कुल, डिक्सन टेक पे जो है ऑफ कोर्स जो है अवॉइड की सलाह आ रही है। स्टॉक अभी 15,000 लेवल
प्राइवेट बैंकिंग स्पेस की बात करें तो यहाँ पे पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक दोनों ही स्पेस में जो है कह सकते हैं कहानी दोनों साइड अलग है। ऑफ कोर्स बैंक्स में लास्ट वीक अच्छी रैली भी देखने मिली और थोड़ी देर पहले एक बहुत जो है बेहतरीन एनालिसिस जो है मानसी ने किया था जुलाई मंथ को लेके। तो आईसीआईसीआई बैंक पे एक बार नज़र डालते हैं। यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स देखिए पिछले 9 साल में 7 साल में जो है जुलाई में पॉजिटिव रिटर्न्स आईसीआईसीआई बैंक के देखने मिले हैं। राजेश जी जरा अगर बताएं आईसीआईसीआई बैंक किस तरह प्लेस्ड है? देखिए, अपने 52 वीक हाईज के बहुत करीब ये स्टॉक है और मुझे लगता है कि अगर बहुत छोटी अवधि में ध्यान देना हो टेक्निकली, क्योंकि मैं टेक्निकल नहीं करता हूँ, फिर भी अब बहुत छोटी अवधि में देखना हो तो अगर ये 52 वीक हाई क्रॉस कर जाता है उसके बाद ही पोजीशन लेनी चाहिए। लेकिन मध्यम से लंबी अवधि में शानदार बैंक, अच्छे नंबर्स, डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी है और जैसा मैंने कहा कि आरबीआई की लिक्विडिटी इन्फ्यूजन के बाद, इंटरेस्ट रेट कट आने के बाद मुझे लगता है कि ये सारे बैंकिंग स्पेस अच्छा आउट परफॉर्म करेंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक में मुझे लगता है पर्सनली ये कि एचडीएफसी बैंक ज़्यादा बेहतर स्थिति में है आपको रिटर्न देने के, क्योंकि अगर आप देखो तो मर्जर के बाद 8 सबसे बड़े बैंक वर्ल्ड ओवर में हो गया है। एनआईएम्स अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी अच्छी है और बावजूद इसके कि अब न्यू हाइस पे जा रहा है, मुझे लगता है वैल्यूएशन अभी भी कंफर्टेबल है। तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक दोनों ही मध्यम से लंबी अवधि के लिए एक अच्छा निवेश साबित हो सकते हैं। अवधि के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर नज़र रखनी चाहिए। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसे डिफेंस और शिप बिल्डिंग प्लेयर्स हैं जहां पर हम तेज़ी के साथ कामकाज देख ज़रूर रहे हैं। शिप बिल्डिंग की जहां बात हो रही है, जीआरएससी के चार्ट्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इस स्टॉक में अच्छा खासा ट्रेंड देखने के बाद अब गिरावट जो है वो गहराती हुई लगातार नज़र आ रही है। पिछले 6 महीने का ट्रेंड अगर आप देखेंगे करीब 86% की तेज़ी इसी स्टॉक ने दिखाई थी और अब हम पिछले 5 सेशन से स्टॉक में लगातार गिरावट देख रहे हैं। एक क्विक व्यू आपसे राजेश जी जानना चाहेंगे। बाजार बंद ही होने को है लेकिन इन प्लेयर्स पर पर्टिकुलरली गार्डन रीच की इस गिरावट पर आपकी राय? देखिए, जिस तरह की बढ़त बनी थी पूरे स्पेस में, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी थी। वैल्यूएशंस आज की डेट में देखेंगे तो शायद नजर आएंगे, लेकिन जिस तरीके के प्रोस्पेक्ट्स बने हुए हैं लॉन्ग टर्म के, ऑर्डर बुक इनकी है, मुझे लगता है गिरावट खरीदारी का मौका दे रही है। फिर वो चाहे गार्डन रीच हो या कोचिन शिपयार्ड हो, दोनों में मुझे लगता है लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है। बिल्कुल आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। हालांकि हाल फिलहाल थोड़ी सी ना प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन शेयर फिर से थोड़ी रफ्तार पकड़ते दिख रहे हैं। बीएल में देखिए मतलब 2 दिन गिरा, हमने देखा था कि नहीं 4,500 रुपये वाला शेयर ये हो गया था गिरते गिरते 8,500 से, लेकिन अब 6,000 के ऊपर निकल तो गया है। लेकिन 6,000 रुपये के ऊपर निकलने के बाद कोई बहुत अपमूव इसमें दिख नहीं रहा है। हालांकि आज 3% ऊपर जरूर है, ये निफ्टी का टॉप गेनर है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये शेयर यहाँ से भी और चल सकता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं वैल्यूएशन इसके भी अभी भी स्ट्रेच है और थोड़ा सावधान रहना चाहिए? देखिए, मौजूदा स्तर पर देखेंगे तो आपको वैल्यूएशन स्ट्रेच बिल्कुल नजर आएंगे, लेकिन जिस तरीके के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, फिर वो जूडियो को लेकर के हो या वेबसाइट को लेकर के हो, मुझे लगता है बहुत शानदार कंपनी है। खास करके जूडियो में जिस तरीके के इन्होंने वैल्यू रिटेल में अपनी बढ़त बनाई है, अब लैब डायमंड्स में जा रहे हैं, ब्यूटी में जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक बहुत पॉजिटिव फ्यूचर की ओर इशारा कर रही हैं। किसी भी कारण से स्टॉक अगर 5500-5800 के लेवल्स पे आता है, वहाँ नई खरीदारी की सलाह रहेगी। इस वक्त जो बने हैं जिनके पास, वो बने रहें। ठीक है, अगर आपके पास हैं तो आपको बने रहने की सलाह है, में हमने देखी है। और ब्रॉडर मार्केट से आज संकेत उतने बुरे नहीं रहे, ठीक ठाक रहे। मिड कैप में, स्मॉल कैप में, इंडेक्स लेवल पर आज मैंने फिर से बैंक देखी। देखते हैं कि एफआईज के आंकड़े किस तरह से निकल के आते हैं। 2 दिन की बाइंग तो हो गई है, लेकिन क्या आज भी बाइंग के फिगर आएंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। राजेश जी, अमोल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे साथ इस शो में जुड़कर हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। फिलहाल मानसी को और शरद को और मुझे आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रशांत कराएंगे आपकी कल की तैयारी। आपने जाएगा नहीं। नमस्कार। नमस्कार।